देखने वाले हैं वो है इम्यून सिस्टम, यानी कि रोग प्रतिरोधात्मक जो क्षमता हमारे शरीर में होती है, ये है इम्यून सिस्टम। हाँ, और ये इम्यून सिस्टम हमारे लिए एक वरदान है। क्यों? क्योंकि सभी संस्था जो व्यवस्थित कार्य कर रही हैं, वो उनका कार्य किसी भी बाहर से आए हुए एक सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बाधित हो सकता है। तो सपोज कोई एक स्वस्थ व्यक्ति है जिसका बढ़िया तरीके से हार्ट कार्य कर रहा है, जिसका बड़ी तरीके से किडनीज कार्य कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम सब बढ़िया है, लेकिन बाहर से आया हुआ एक प्राणी जो कि एक बैक्टीरिया है या वायरस है या किसी भी प्रकार से बाहर से आया हुआ जो कि हमारे शरीर में अंदर घुस गया, जब तक वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक पर्टिकुलर नंबर तक नहीं पहुंचता, तब तक हमारे शरीर में वो डिटेक्ट नहीं होता। हमारे शरीर को अंदाज नहीं लगता कि ये जो है ये कोई एक खतरनाक चीज़ है, ऐसा कुछ डिटेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए कुछ संख्या चाहिए, एक पर्टिकुलर संख्या चाहिए। इतने हमारे दुश्मनों की सेना इतनी होगी तभी वो रडार पर जो है वो ये हो जाएगी, उसकी रीडिंग हो जाएगी। तो ये कब होता है? देखिए, सामान्य रूप से श्वसन के माध्यम से कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर भी जाते हैं, बाहर भी आते हैं। फिर भोजन के माध्यम से कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर भी जाते हैं, लेकिन जो पेट में जो अग्नि है, जठराग्नि, जिसको हमने अभी एंजाइम्स के रूप में देखा, पेप्सिन ट्रिप्सिन एंजाइम, और पीएच जिनका 2.5-3 के आसपास होता है, मतलब हाईली एसिडिक वातावरण जो हमारा पेट में होता है, तो इस प्रकार की बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये उसको मार डालती हैं और उसको आगे नहीं पनपने देती। इसी प्रकार से पिए हुए पानी में भी जो है थोड़े बहुत अगर जर्म्स होते हैं तो जो है वो हमारा शरीर अलग अलग स्तरों पर उसको जो है ख़त्म कर देता है। पर कभी अगर उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका संख्या बढ़ गई, कैसे बढ़ती है? वो जैसे 10 हमारे शरीर में गए तो वो 10 जो है वो 10 के 100 बनाने में कुछ ही घंटे लगते हैं उनको। तो 10 के 20 बनेंगे, फिर 20 के 40, फिर 40 के 80 और 80 के फिर 160। तो इस प्रकार से जब वो लॉगरिथमिकली ग्रो कर रहे होते हैं ना, तो इसको अब जैसे 10 के 20 बनने में उनको 1 घंटे का समय लग रहा है, क्योंकि उनका डबलिंग टाइम जो है वो जैसे ह्यूमन जो ये होता है बच्चा, उसका जन्म का जो समय होता है वो 9 महीने उसको गर्भ में रहना होता है और फिर उसका जन्म होता है। तो ये स्पेसिफिक टाइम फिक्स है उसका। इसी प्रकार से हाथी का जो है जो शिशु होता है वो अपनी माँ के गर्भ में 3 वर्ष रहता है। वेल जो है इस प्रकार से बड़े लंबे समय बिताते हैं और फिर उनका जन्म होता है। लेकिन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे होते हैं, ये इनका जो डबलिंग टाइम है, इनका जो रिप्रोडक्शन का टाइम है, ये कुछ घंटों का होता है। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जैसे ई कोलाई, उसका जो डबल होने का जो टाइम है वो तो सिर्फ 20 मिनट का ही होता है। तो 20 मिनट के अंदर ही वो जो है डबल हो जाते हैं। तो इसलिए ये बैक्टीरिया हैं, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत जल्दी स्पीड में बढ़ते हैं। फंगस है, अब आप ये देखो, ब्रेड में आप जो है वो फर्मेंटेशन के लिए रखते हो तो किस प्रकार थोड़ी ही देर में वो ब्रेड जो है वो आटा जो है वो फर्मेंट हो जाता है। इडली का बैटर देखो इसी प्रकार कैसे फूल जाता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया है जहाँ पर बहुत जल्दी ये जो है बढ़ते हैं। और ऐसे ही जब इनमें से कुछ हमारे शरीर के अंदर चले गए तो वहाँ ये बढ़ने लगते हैं। और जब तक ये इतने नहीं बढ़ जाए कि तब तक हमारे शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करें, तब तक ये बढ़ते रहते हैं। और जिस मोमेंट पे हमारे शरीर में ये नोटिस में आ जाता है कि एक सेना आ गई है बाहर की जो कि हमारे शरीर में नुकसान कर रही है या नुकसान कर सकने के लिए कैपेबल है, तो उसके प्रति एक्शन लिया जाने लगता है। तो जो संस्था हमारे शरीर में उसके प्रति एक्शन लेने के लिए काबिल होती है और कार्य करती है, ये संस्था है इम्यून सिस्टम। और ये इम्यून सिस्टम जो है ये इसके बिना हमारे अंदर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है वो नहीं हो सकती। तो ये क्या करते हैं, इनका कार्य क्या क्या होते हैं इम्यून सिस्टम के? तो पहला तो जो बाहर से आने वाले जंतु होते हैं, प्राणी होते हैं, उनको हमारे शरीर से बाहर ही रखना, ये उनका एक मुख्य कार्य होता है।
यदि वो अंदर आ गए तो उनको डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म कर देना, ये दूसरा कार्य है। तीसरा कि वो अगर अंदर भी आ गए और अंदर आने के बाद उन्होंने नुकसान भी करना शुरू कर दिया, तो जितना मिनिमम हो सके उनके द्वारा किया हुआ नुकसान होने देना। मतलब जैसे कि सपोज़ उस रोग को तो हम नाश नहीं कर पाए, लेकिन अ, उसने नुकसान ज़्यादा नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सर्दी का जो वायरस होता है, तो हर जब सीज़न बदलता है तो वो सर्दी का वायरस प्रसाद की तरह बँटता है सब जगह, और फिर एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, ऐसे सबको वो बढ़ता है। ऐसे परिस्थिति में जो व्यक्ति का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो उसको सर्दी जुकाम तो होता है, मगर उसको इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स नहीं आते, वो उसमें से कोप अप हो जाता है। ताप वाप कुछ नहीं आता, थोड़ा बहुत नाक बहती है, एक दो दिन में वो अपने आप को थोड़ा सा ठीक फील करने लगता है। इससे अलग दूसरा कोई व्यक्ति है, तो उसको जो है एक दो दिन ताप भी आता है, और फिर उसको जो है थोड़ा सा ज़्यादा वीकनेस भी होती है, और फिर भी वो जो है तीसरे दिन चौथे दिन वो ठीक हो जाता है। और वहीं पर सेम वायरस, ऐसे कुछ भी व्यक्ति होते हैं जिनको कम 5 दिन का एंटीबायोटिक का डोज लेना पड़ता है, बहुत मतलब ताप जो है उतरता नहीं है, और इस प्रकार से उनको तकलीफ ज़्यादा दे देता है। तो वायरस तो एक ही है, लेकिन 3 लोगों के ऊपर अलग अलग फ़र्क क्यों पड़ रहा है? क्योंकि तीनों का इम्यून सिस्टम जो है वो अलग अलग क्षमताओं के जो है ना उससे सज्ज है। तो किसी का इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिव है। अच्छा, इधर पे रुक के एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। इम्यून सिस्टम का कार्य है बाहर के आए हुए जंतुओं के खिलाफ अपने जो है सेल्स बनाना, और अपनी जो सेना है उसका ये करना, कार्य करना सेना की तरह। लेकिन यदि कोई इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को बाहर का जान करके उसके प्रति जो है इस प्रकार से अगर ये सेल्स बनाने लगे, इम्यून के सेल्स, तो क्या होगा? तो उसी बीमारी को हम एलर्जी बोलते हैं। एलर्जी यानी कि वो जो अंदर आया है वो एक तो कोई जंतु नहीं है, जीवाणु नहीं है। जैसे पोलन्स, फूलों के जो है छोटे छोटे कण होते हैं, डस्ट के कुछ कण होते हैं। अब ये हमारे अंदर जाके कोई मल्टीप्लाई करके बढ़ने नहीं वाले हैं, लेकिन इनके भी खिलाफ जो है वो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वही सिम्टम्स करता है जो कि किसी जीवाणु के खिलाफ करता है। तो उसको हम एलर्जी बोलते हैं। क्यों? उसको हम एंटीबायोटिक से नहीं ठीक कर सकते। जो ये वाले जो होते हैं सर्दी जुकाम या बाहर से आए हुए प्राणियों के द्वारा हमले, उनको हम एंटीबायोटिक से ठीक करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये एलर्जी होती है उनको थोड़ी एंटीबायोटिक ठीक करेगा, क्योंकि उसमें तो कोई बायोटिक है ही नहीं, बाहर से तो कोई प्राणी तो आया ही नहीं है, तो आप मारोगे किसको एंटीबायोटिक से? तो ये एक बात होती है कि एलर्जी भी एक प्रकार की रोग है जो दिखता है, लेकिन वो एक्चुअली इम्यून सिस्टम की ज़्यादा एक्टिविटी की वजह से है। इम्यून सिस्टम जो है ना उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये बाहर का आया हुआ प्राणी नहीं है, ये कोई एक दूसरी चीज़ है। और भी एक ऐसे भी होते हैं जिनमें बाहर से कुछ आया ही नहीं है, उनके ही अपने सेल्स को मारने लगते हैं वो, उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। यानी कि अपने ही शरीर के जो सेल्स हैं वो उनको ही बाहर का समझ के उनके खिलाफ जो है वो मशीनरी बनाने लगते हैं, ये बी सेल्स टी सेल्स बनाने लगते हैं, और इन्हीं को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। जो गठिया का रोग है, जो जो हड्डियाँ, मतलब जो अपने जॉइंट्स में रूमेटाइड आर्थराइटिस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये भी एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। याद रखिएगा, क्योंकि इस पर यही प्रश्न आया था। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम उसके खुद के ही सेल्स को मारने लगता है, इधर कोई बाहर से नहीं आया, कोई जीवाणु नहीं है, कोई डस्ट पोलन भी नहीं है, उसके अपने ही सेल्स हैं शरीर के, उनको ही मारने लगा। हमारे एक सर थे जो, जब हम पीएचडी करते थे, तो वो सर जो थे उनके न्यूरॉन्स को, उनके ही सेल्स, उनका ही इम्यून सिस्टम उनके न्यूरॉन्स को मारने लगा था। और
उसकी वजह से जब न्यूरॉन्स अपने मर जाएंगे किसी पर्टिकुलर जगह के, तो क्या होगा, अपने को वहाँ की संवेदनशीलता खत्म होने लगेगी। तो उनको झंझनी आने लगी थी हाथ में, और उधर पे महसूस होना कुछ बंद हो गया था। तो फिर जब और 6-8 महीने तक तो समझ में ही नहीं आया, इसकी दवा उसकी दवा, सर्दी दवा ये दवा ये सब करते रहे, और जब कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उधर जम्मू में उनकी जैसे अपना यहाँ पे घाटी है, वैसे ही जम्मू का भी घाटी था गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तब जाके दिल्ली के एम्स में उनको रेफ़र किया, और वहाँ जाके पता लगा कि ये जो है लाखों लोगों में एक व्यक्ति को ये रोग होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और ये अपने ही शरीर के न्यूरॉन्स को मार रहा है इनका शरीर। तो ये इस प्रकार के जो रोग होते हैं, ये होते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जहाँ पे व्यक्ति का उसका अपना इम्यून सिस्टम उसके ही सेल्स को मारता है। इनको क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये एक श्रेणी हो गई। दूसरी एक श्रेणी मैंने आपको बताई एलर्जीज, जहाँ पर बाहर से जो अंदर आया है वो कोई जीवाणु नहीं है, वो कोई डस्ट का पार्टिकल हो सकता है, वो फूलों के जो कण होते हैं, जो अंकुर होते हैं फूल, या फिर कोई भी पोलन्स जिनको हम बोलते हैं सामान्य रूप से, जनरल रूप से, तो ऐसे पोलन्स हो सकते हैं इत्यादि। तो इन सब से हाँ, कुत्तों की जैसे पेट्स की भी एलर्जी होती है, उनके बालों से जो है एलर्जी होती है इत्यादि। तो ये बायोलॉजिकल एंटिटी नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें जिनसे उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम जो है ना वो ट्रिगर हो जाता है, चालू हो जाता है, इनको हम एलर्जीज बोलते हैं। और जो तीसरा है वो है सामान्य रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, जो कि हमारे शरीर में जब घुसते हैं तो अंदर जाके, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, और इस प्रकार अपनी संख्या बल बढ़ाते हैं। और जब संख्या बल उनका बढ़ जाता है, एक पर्टिकुलर नंबर तक आ जाते हैं, तब ये हमारे शरीर का इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देते हैं, और इनके विरुद्ध जो है हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनने लगती है। ठीक है, तो महत्व की बात यह है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में एंटीबॉडी नहीं बनती। जब ये एलर्जीज होती हैं उसमें भी एंटीबॉडी नहीं बनती। तो एंटीबॉडी किसके लिए बनती है, जब बाहर से कोई बायोलॉजिकल प्राणी, कोई जीवाणु हमारे शरीर में एंटर कर गया, घुस गया, तो उसको प्रतिरोध करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम क्या बनाता है, एंटीबॉडी। और यहीं पर एक बहुत खूबसूरत सा आपको एक मैं चैप्टर टच करके दे रही हूँ, वैक्सीनेशन का। हमारे भारत में जितनी संख्या में वैक्सीनेशन होता है, इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन जनरली कहीं पर भी नहीं होता। इतना सीरियसली हम लोग वैक्सीनेशंस को लेते हैं, और बहुत ही प्राउडली हमने कितने सारे आज़ार हैं उनको हमेशा के लिए हटा दिया है। पोलियो के लिए हमने बहुत अच्छे कार्य किए हैं पिछले मतलब कई वर्षों में, और इसी प्रकार से चिकन पॉक्स को हमने जो है वो जड़ से मिटाने के लिए काफ़ी कार्य किया है। स्मॉल पॉक्स, नॉट चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जो है वो हटा दिया गया है। और हमारे यहाँ पर बच्चों को जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किया जाता है सरकार के द्वारा भी और पर्सनल भी, इस इतना बड़े स्तर पर जो है वो बहुत कम देशों में किया जाता है इस प्रकार के कार्यक्रम। और ये क्या होता है, वैक्सीन क्या होता है, ये मैंने आपको क्यों बीच में ही वैक्सीन की दुनिया में घुसाया, इसलिए क्योंकि वैक्सीन जो होती है ये आपके शरीर को बुद्धू बनाती है। कैसे, कि आपको असली में रोग नहीं होता है, लेकिन उस रोग के जीवाणुओं को उस वैक्सीन के अंदर मार के डाला जाता है, या किसी भी प्रकार से उसके जैसे प्राणियों को डाला जाता है। तो जब वो वैक्सीन आपके शरीर में जाती है, तो आपके शरीर में उस पर्टिकुलर बीमारी के जो जंतु हैं, जीवाणु हैं, उनके प्रति आपको अंदर से जो है एंटी बॉडीज़ बन जाती हैं। और एक बार जब हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है किसी एक रोग की, तब फिर उसके दिमाग, उसकी स्मृति में यह हमेशा के लिए रहता है, फिर वो रोग दोबारा नहीं होता। अब आप बोलेंगे सर्दी ज़ुकाम तो हर सीज़न में होता है, तो वो सर्दी ज़ुकाम के जो है ना, वो थोड़े बहुत चेंजेस जो है वायरसेस की जो होते हैं, तो वो उनके कारण हर बार जो है हमको थोड़ा सर्दी जुकाम हो जाता है। और भी सर्दी जुकाम मतलब इस प्रकार से इतना डेंजर वाला भी नहीं होता। पहले इन्फ्लुएंजा से लोग मर जाते थे। जब आपको अभी कोरोना की कहानी पता है, क्योंकि आपके जीवन काल में आपने कोरोना देखा है, लेकिन आज से 100 साल पहले
इन्फ्लुएंजा से लोग ऐसे मरे थे जैसे कोरोना से मरे हैं इस बार हमारे सामने। तो इस प्रकार हर बार जो है हर एक 100 साल में कोई ना कोई ऐसी महामारी जो है वो आती ही है और जो है जनसंख्या का कंट्रोल कर लेती है वो। तो ये इन्फ्लुएंजा तब इतना मतलब हानिकारक था, इतना जानलेवा था। डिप्थीरिया, हैजा जिसको बोलते हैं, और इस प्रकार की बीमारियां जो जानलेवा थी, आज के लिए हमारे लोगों के लिए उतनी जानलेवा नहीं है। वो एक सामान्य रूप जैसी हो गई है, मतलब हम उनको बहुत इजीली कंट्रोल कर लेते हैं इन सब बीमारियों को। तो और कुछ बीमारियां जो नई आ रही हैं वो जो है वो धीरे धीरे करके उनके लिए हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती जा रही है। माँ से उसके शिशु को ऑटोमेटिक एंटीबायोटिक गिफ्ट में मिल जाते हैं। तो अपने जो मतलब आने वाली जनरेशन्स होती हैं, तो जो हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे बच्चों में जो है वो आती हैं। लेकिन किस टाइम पे आती हैं, वो थोड़े स्तर पर आती हैं। बाकी माँ के गर्भ में, जैसे जिनको कोरोना हुआ, तो मेरे भाई की वाइफ को कोरोना हुआ था, उस समय वो गर्भवती थी, तो अब उसकी बच्ची को जीवन में कोरोना का वायरस नहीं चिपकेगा क्योंकि वो गर्भ में उसने कोरोना वायरस को बीट कर लिया। तो ये एंटीबॉडी जो बॉडी होती है वो उसके अंदर बन चुकी है। और अगर कोरोना वायरस ने अपना स्ट्रक्चर बदल लिया, जैसे कि वायरसेस का सामान्य रूप से उनकी आदत होती है, वो अपना स्ट्रक्चर बदलते हैं, और इसीलिए हमको ये इन्फ्लुएंजा का वायरस हुआ या कोई भी वायरस हुआ, ये हमको बार बार परेशान करते रहते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बदलता रहता है। तो स्ट्रक्चर बदल गया तो हमको वो परेशान कर सकते हैं, अदरवाइज स्ट्रक्चर सेम रहा तो वो हमारी एंटीबॉडी, ऑलरेडी हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी है उस पर्टिकुलर बीमारी की, और इसलिए वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ों को मैंने आपको एक थोड़े से उसमें बताने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण हैं और इन सब पे प्रश्न आ सकते हैं, और ये जनरल नॉलेज की भी चीज़ें हैं कि किस प्रकार से एक बार हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन, देखिए एक होता है एंटीजेन, यानी कि बाहर से आया हुआ प्राणी जो कि बीमारी को जेनरेट करता है, इसलिए उसका नाम है एंटीजेन। एक होती है एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी बनाती है, किसके खिलाफ? वो बाहर से आए हुए उस जीवाणु के खिलाफ। तो हमारे अंदर क्या बनती है? एंटीबॉडी। तो एंटीजेन बाहर से आता है, एंटीबॉडी हमारे अंदर बनती है। एक बार एंटीबॉडी बन गई तो सारे जीवन वो हमारी इम्यून सिस्टम की मेमोरी सेल्स बनकर रहती है और दोबारा से उस रोग को होने के लिए प्रतिरोध करती है। और यही कारण है वैक्सीन्स की कहानी का, कि जिस प्रकार कोई भी एक वैक्सीन लेने से हमारे अंदर उस प्रकार की एंटीबॉडी बन जाती है तो हमको दोबारा उस प्रकार का रोग होने से वो बचा लेती है। तो यही कारण है एक मेजर रूप से 5 साल की आयु तक सारे बच्चों को बहुत सारे वैक्सीनेशंस दिए जाते हैं। कोरोना की भी वैक्सीन्स लगी। क्या वैक्सीन्स के कुछ नुकसान नहीं होते? होते होंगे डेफिनेटली, लेकिन जो उसका जो घातक है, प्राण घातक जो रोग है, उनके लिए वैक्सीन लेना जो है वो एक सामान्य बात है आज की दुनिया में। क्यों? क्योंकि वो हमारे शरीर को पहले ही उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आर्टिफिशियली डाल देती है। मतलब सच में रोग नहीं होता हमको, लेकिन वो वैक्सीन में क्योंकि उस रोग के एंटीजेन है, चाहे मरी हुई अवस्था में हो, चाहे आर्टिफिशियली बनाए हुए हों, कैसे भी हुए, लेकिन वो उसके जैसे होते हैं ओरिजिनली स्ट्रक्चर में। तो उनको देखकर हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है और वो हमेशा के लिए बन जाती है, जो आगे आने वाले रोग से हमारी रक्षा करती है। सिंपल बात समझ में आई? तो ये हमारा इम्यून सिस्टम का एक मुख्य, मैंने आपको एक बैकग्राउंड समझा दिया। अब हम थोड़ा सा इसका और जो है डिटेल्स देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं एक मुश्किल बन के। तो वो बैक्टीरिया होते हैं अलग अलग प्रकार के, वायरसेस हो सकते हैं, ठीक है, फंगस के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ये फंगस के इन्फेक्शंस जनरली हमको कहाँ होते हैं? तो मोस्टली स्किन पे जो आते हैं ना, वो फंगल इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शंस हमारे मतलब बालों में और स्किन पे, ये 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ पे परेशान करते हैं। और फंगल इन्फेक्शन जो है वो 20 से 21 दिन में जो है वो उसका दवाई लेनी पड़ती है, तब जाके उसमें आपको कुछ फ़र्क दिखता है। वो बहुत लंबे समय तक उसका मतलब फंगल इन्फेक्शंस का असर होता है।
मतलब असर बीमारी का भी होता है और दवाई भी उतने ही लंबे समय तक खानी पड़ती है उसको कम करने के लिए। पैरासाइट्स यानी कि दूसरे जो जीवाणु हैं लेकिन रहते वो हमारे हमारे मतलब उस पे हैं, जीव मतलब आपले जीवावर राहतात ते कैसे, जैसे हमारे बालों में रहने वाली जूं जो होती है वो भी पैरासाइट है एक प्रकार की। तो वो क्या खाती है, वो हमारा ही रक्त पीती थी, ठीक है ना। हमारे जो बालों में से जो हमारा स्कैल्प है, हमारा जो सिर का जो ऊपर का चमड़ा है वहाँ पे से वो ब्लड जो है वो लेती है। तो ये जो जूं होती है, इसी प्रकार से और भी बहुत सारे अंदर हमारे शरीर के पैरासाइट्स रहते हैं। जैसे कुछ पेट के कीड़े जिनको हम बोलते हैं ना, तो ये पेट के कीड़े भी पैरासाइट्स हैं। मतलब जैसे ये जूं का उदाहरण मैंने आपको दिया सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि ये सबको पता है कि ऐसा एक प्राणी होता है जो हमारे शरीर पे रह सकता है। तो इस प्रकार बाहर के नहीं, शरीर के अंदर के जो रहने वाले ऐसे प्राणी हैं उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है। पेट के कीड़े जो है ये इसका मुख्य उदाहरण है। और इसलिए दवाई बच्चों को जो है ना डीवर्मिंग की गोली दिया जाती है या लिक्विड दिया जाता है। तो वो हर 3 महीने में उनको डीवर्मिंग करने से जो पेट के कीड़े हैं वो गिर जाते हैं। ये पैरासाइट्स होते हैं। फिर कैंसर सेल्स, ये जो कैंसर सेल्स हैं, ये कैंसर सेल्स बेसिकली क्या होते हैं कि आपका जो शरीर है उसमें ऑलरेडी हर एक सेल के मरने का प्रोग्राम बना हुआ होता है, जिसको हमने जब सेल्स पढ़ा था तब मैंने आपको ये पॉइंट टच किया था कि इसमें हमारे लाइजोसोम नाम की एक ये होती है कोशिकांग। उसका कार्य होता है क्या कि जो मरे हुए पार्ट्स हैं उनको अंदर हजम कर लेना, अपनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को उनको इस्तेमाल करके डाइजेस्ट कर देना, मरी हुई और अनावश्यक चीज़ों को। तो ये मरती क्या है चीज़ें, तो ये एक तो कुछ चीज़ें जो हजम नहीं हो रही होती उनको भी लाइसोसोम डाइजेस्ट करता है। लेकिन हर एक सेल का एक पर्टिकुलर आयु होती है, उस आयु के बाद में वो एक्सपायर हो जाता है और उसको प्रॉपरली शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे आरबीसीज का मैंने आपको बताया था कि उसका जीवन काल 120 दिन का है। 120 दिन तक वो अपनी सेवाएं देता है और उसके बाद जो है उसको प्रॉपरली डिस्कार्ड शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो ये हर एक सेल के साथ होता है। हर एक शरीर का सेल इसी प्रकार से बनता है और ख़त्म भी होता है। लेकिन कभी अगर उसके अंदर कोई ऐसा जेनेटिक बदलाव हो जाए या बाहर के आए हुए पॉल्यूटेंट्स की वजह से, जैसे किसी को स्मोकिंग करने की आदत है या स्मोकिंग नहीं भी करता है तो वो पॉल्यूशन में जिस कंपनी में काम करता है वहाँ पे उसके नासिका मार्ग से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन अंदर जाता है। तो इस प्रकार से बार बार जो पॉल्यूटेंट्स जा रहे हैं, तो ऐसे कुछ केमिकल फैक्टर्स उसके लिए जवाबदार हो सकते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स, बहुत सारे दूसरे दूसरे फैक्टर्स जो है वो ऐसे चीज़ें हो जाए कि ये जो सामान्य रूप से सेल हमारा एक उसकी उम्र ख़त्म होने के बाद मर रहा है वो मरना भूल जाए, तो क्या होगा, तो उसी स्थिति को कैंसर होगा। वही स्थिति कैंसर होती है कि जब कोई सेल जो है वो अपने सामान्य कार्य को पूर्ण करने के बाद मरे नहीं और मतलब बढ़ाती जाए अपनी संख्या, तो ऐसी स्थिति को हम कैंसर बोलते हैं। तो कैंसर का अर्थ होता है बीमारी कौन सी जिसमें बढ़ना, कौन सा बढ़ना की आवश्यकता नहीं है उसके बावजूद भी बढ़ते रहना। और कितना बढ़ना, कोई उसका मतलब ये नहीं होता, उसका लिमिट नहीं होती। वो तब तक बढ़ता रहेगा जब तक उसके आजू बाजू के सेल्स से उसको धक्का ना लगने लगे, और फिर और बढ़ेगा ताकि जो आजू बाजू के सेल्स हैं ना, फिर उनको धक्का लगने से उनके भी सामान्य क्रियाएं जो है वो रुक जाती हैं। तो इसीलिए कैंसर, जैसे सपोज किसी को एक पर्टिकुलर टिश्यू में होता है, जब तक ब्लड कैंसर है ना तब तक तो उसकी बात अलग है, लेकिन नॉर्मली बाकी के कैंसर कहाँ होते हैं, एक पर्टिकुलर टिश्यू में होते हैं, एक जगह पे होते हैं। अब उस टिश्यू में जो हुआ वो बढ़ता गया, लेकिन प्रॉब्लम कब समझ में आती है, जब वो आजू बाजू के जो जैसे पेट के अंदर कहीं है, तो वो जब लंग्स की क्रियाओं को जो है वो प्रभावित करने लगे, या इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि वो टूट के ब्लड में आने लगे और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैलने लगे, जो स्टेज 4 होती है कैंसर की।
तब जाके जो है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन शुरू के स्टेज में जैसे जहाँ पर है, अगर वहाँ से उसको ऑपरेशन करके निकाल दिया तो फिर वो चीज़ जो है वो काफ़ी हद तक ट्रीटेबल होती है, इसलिए स्टेज 1 स्टेज 2 पे वो ट्रीटेबल होती है। और ऐसे सेल्स जो मरना भूल गए हैं उनको कीमोथेरेपी के द्वारा उनको याद दिलाया जाता है कि आप जो है, आपका टाइम है मरने का, आपको मरना है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि कीमोथेरेपी में अकेले हमारे वही सेल्स नहीं मरते, हमारे आजू बाजू के जो नॉर्मल सेल्स हैं ना, उनको भी यही खबर मिलती है कि आपको भी मरना है, तो वो भी मरने लगते हैं। तो ये मेजर प्रॉब्लम है कि कैंसर का न इलाज होने का जो कारण है वो ये है कि कैंसर सेल और सामान्य सेल इनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, बहुत बारीकी का फ़र्क होता है, वो भी जीन्स के लेवल पर। क्योंकि जीन्स इसकी ख़राब हो गई हैं, इनको भूल गई हैं कि इनको मरना है, और यहाँ पे जीन्स सामान है। तो जब कोई ऊपर से बाहर से ड्रग दिया जाता है, दवाई दी जाती है, तो वो उस पे भी उतना ही काम करता है और नॉर्मल सेल पे भी उतना ही काम करता है। तो वो जो कैंसर सेल है वो तो बेशर्म है, वो तो बहुत देर में मरता है, लेकिन नॉर्मल सेल पहले उससे प्रभावित होने लगते हैं। तो इसलिए कीमोथेरेपी के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो लिवर पे, किडनीज़ पे और जो है अपने पैनक्रियाज़ पे, इस पे बहुत बुरा असर डालते हैं जब मतलब एक लंबे समय तक उसको किया जाए तो। तो ये जो है कैंसर की हमने बात करी। तो कैंसर इम्यून सिस्टम से कैसे रिलेटेड है कि इस प्रकार से जब कोई सेल अपना सामान्य क्रिया को छोड़कर और ऐसे जब उल्टे पुल्टे जब कार्य करने लगता है ना, तो उसको भी इम्यून सिस्टम एक हद तक रोकने का कार्य करता है। और जब उसका ज़्यादा वो बढ़ गया तब फिर इम्यून सिस्टम जो है वो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता। लेकिन शुरुआती तौर पर इम्यून सिस्टम जो है वो कैंसर के सेल्स को भी रोकथाम करने के लिए मदद करता है। अब ये इम्यून सिस्टम किस प्रकार से कार्य करता है? पहली बात, ये सामान्य सेल यानी कि आपके शरीर के सेल और बाहर से आए हुए सेल, फॉरेन बॉडी जिसको हम बोलेंगे, एंटीजन जिसको बोलेंगे, उनमें अंतर करने का इसको कार्य आता है। तो ये इस प्रकार सबसे पहले अंतर करना इसको मालूम है। दूसरा, ये जो है ये कुछ ऐसे सेल्स होते हैं हमारे शरीर के जिनको एक्टिवेट करता है और वहाँ भेजता है, और फिर वहाँ भेजने से क्या होता है कि आपके उस पर्टिकुलर जगह पे वो पहुँच के अपने जो शरीर की जो अपनी सेना है, जो इम्यून सेल्स हैं, वो उसको मार डालते हैं। और फिर ये नहीं कि वो सेल्स जो है वो घूमते रहे और मारते ही रहे। जैसे ही जो आया हुआ प्राणी है वो मर गया, वहाँ पर वो इम्यून सिस्टम अपना जो एक्शन है उसको बंद भी करता है। तो वो अपने एंड भी करता है अटैक को जब थ्रेट चला जाता है उसके बाद। और फिर याद रखता है, लर्न्स, याद रखता है कि किस प्रकार ये जर्म जो है, ये जब मैं बच्चा था तब मेरे शरीर में ये आ चुका है एक बार, तो अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ये यही मैंने आपको बताया, मेमोरी रखता है इम्यून सिस्टम। और ये मेमोरी ही कारण है कि जब वैक्सीन्स हमको दिए जाते हैं तो वो भी मेमोरी के रूप में हमको याद रहते हैं और आगे आने वाले बीमारियों से बचाते हैं। और फिर क्या करता है, ये एंटीबॉडीज़ जो है ये भेजता है ताकि ये दूसरे दूसरे जो जर्म्स हैं, जो आने वाले, जो बाहर से आने वाले जीवाणु हैं, उनको मार डाले। ठीक है। कभी जो है ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही इम्यून सिस्टम परफेक्ट हो, कभी कभी इससे गलती भी हो जाती है, और बस जब इससे गलती होती है वही एक समय है जब बीमारी हमारे अंदर एंटर होती है। वीक इम्यून सिस्टम जो है वो क्या होता है? वीक इम्यून सिस्टम जो है किस प्रकार से होता है कि जैसे कभी कभी जैसे डायबिटीज़ है या कैंसर है, तो ऐसी बीमारियों से भी सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। कौन सा? इम्यून सिस्टम। और ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम जो मैंने आपको बताया था अभी, कि वो क्या करता है, वो ऑटो इम्यून डिसीजेस करता है। ठीक है, अपने ही स्वयं के ही सेल्स को मारने लगता है, ये सोच के कि ये बाहर का है, और अपने ही शरीर के सेल्स को ख़त्म करने लगता है, अच्छे हंसते खेलते सेल्स को ख़त्म करने लगता है। तो फिर सामान्य क्रिया कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो वीक इम्यून सिस्टम क्या करता है, इन्फेक्शंस जो है उसको व्यक्ति को ज़्यादा जल्दी जल्दी होते हैं, और ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये इम्यून सिस्टम का थोड़ा सा ये देखेंगे कि कौन से जो बॉडी के शरीर के भाग हैं जहाँ पे इम्यून सिस्टम का कार्य होता है, तो वो हम देखेंगे। तो पहला,
जो है हमारा म्यूकोसा, म्यूकोसा यानी कि हमारा एक अंदर चिपचिपा लिक्विड जो है तत्व होता है हमारे नाक के पास में। उसका कार्य होता है कि वो जो भी बाहर से आए हमारे श्वसन के माध्यम से बाहर से जो भी आए हुए प्राणी जीवाणु हैं उनको वो नाक के उधर ही चिपका के रखता है, अंदर जाने से रोकता है। और वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, मैंने आपको जब ये पढ़ाया था क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम, तब आपको ये हमारी जो साइनस की कार्य क्या है वो भी पढ़ाया था कि साइनस का क्या उपयोग है। तो यही है कि वो जो है उस पूरे जो है जगह पर म्यूकोसा जो है वो चिपका के रखता है बाहर के आए हुए जीव जंतुओं को, डस्ट को इत्यादि, इन सभी बाहर की चीज़ों को। तो म्यूकोसा एक चीज़ है। दूसरा हो गया हमारा थाइमस। ये मैंने कल आपको बताया था कि ये यहाँ से बनता है, लेकिन ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो ये देखिए, ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है थाइमस। और यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बहुत सारे हमारे महत्वपूर्ण जो है हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स बनते हैं थाइमस में, बी सेल्स, टी सेल्स जो है ना वो सब। फिर स्प्लीन एक आता है, स्प्लीन ये लिवर के पास है, ये स्प्लीन, और इसका भी कार्य होता है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है ये स्प्लीन हमारे इम्यून सिस्टम को सुचारू रूप से जो है वो संचालित करने में। फिर लिम्फ नोड्स, ये लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स यानी कि ऐसे जो है दानेदार ऐसे ग्रंथियां जैसा होते हैं ये हमारे जो है पेट के रीजन में जो है फैले होते हैं लिम्फ नोड्स। और इनका कार्य क्या होता है, यहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण जो है सेल्स, इम्यून सिस्टम के सेल्स को बनाने का कार्य करते हैं। फिर बोन मैरो, जो हमारे शरीर के अंदर फ्लो होने वाला जो तरल पदार्थ है, जो हमारी हड्डियों में अंदर फ्लो होने वाला तरल पदार्थ है, वो बोन मैरो, वो वहाँ पे भी इम्यून सिस्टम जो है उसका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। टॉन्सिल्स भी देखिए इन्होंने बताए हैं, टॉन्सिल्स भी जो है इम्यून सिस्टम का ही भाग है। और कभी कभी किसी को टॉन्सिल्स ज़्यादा ससेप्टेबल होता है वो टॉन्सिल्स के प्रति, तो ये जो है टॉन्सिल्स ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है इम्यून सिस्टम का। और वाइट ब्लड सेल, ये जो है ये वाइट ब्लड सेल WBC, ये होते हैं आपके रक्त में RBC के साथ, यानी कि लाल पेशी जो होती है रक्त की, उसके साथ ये सफ़ेद पेशी वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं रक्त में। और इनका कार्य है ये आपका इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और ये बनते कहाँ पर है, ये बोन मैरो में, जो आपके हड्डियाँ हैं, हड्डियों के अंदर जो तरल पदार्थ है वहाँ पे ये वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। ओके, अब आपका इम्यून सिस्टम जो है उसके लिए हम देखेंगे ये वाइट ब्लड सेल्स जो है ये क्या कार्य करते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये अटैक करते हैं और ख़त्म करते हैं हार्मफुल जो जर्म्स हैं उनको। ठीक है, और इनके वाइट ब्लड सेल्स के भी कई प्रकार होते हैं और सभी के अलग अलग मिशन होते हैं, अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। जैसे हमारी जो सैन्य सर्विसेज हैं तो उनमें एक नेवी है, एक आर्मी है और एक एयरफोर्स है। इसी प्रकार WBC में भी अलग अलग जो है ना ट्रेनिंग होती है सेल्स की। तो कुछ सेल्स कुछ दूसरे दूसरे कार्यों के लिए होते हैं, कुछ सेल्स दूसरे दूसरे कार्यों के लिए होते हैं। तो ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स के बारे में था। ठीक है, फिर एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज यानी ये एंटीबॉडीज वही मैंने आपको बताया कि ये बहुत स्पेसिफिक डिज़ाइन की होती हैं। ये जो है एक पर्टिकुलर आने वाले जंतु के जो जीवाणु हमारे अंदर आया है सेम उसी के जैसी अपने अंदर बन जाती हैं और उसको मारने में कामयाब रहती हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ बोलते हैं इनको। ये प्रोटीन्स होते हैं और ये आपको बचाती हैं इन बाहर से आए हुए जीवाणुओं के प्रति। साइटोकाइन्स ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है। ये क्या करता है, ये आपके
जो है ना मैसेंजर के जैसा होता है, ये पोस्टमैन होता है। ये जाके बताता है ब्रेन को कि अब आपको जो है ये इम्यून सेल्स बनाने हैं। और फिर ये कुछ ऐसे भी साइटोकाइंस होते हैं जो इन्फ्लेमेशन जो है बनाते हैं। इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन है, जलन है, ये जो चीज़ें होती हैं ये हमको हमको लगता है कि ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये सूजन और जलन ये बीमारी नहीं है, ये तो हमारी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है ये उसका नमूना है। कि जैसे कहीं पर एक हाथ में कट लग गया, उस कट को तुरंत हमारा जो रक्त पेशियां हैं उनमें रहने वाला विटामिन के वो क्या करता है, वो विटामिन के और हमारे जो रक्त में रहने वाले दूसरे मैक्रोफेजेस हैं वो विटामिन के आके वहाँ पर जो है वो उस रक्त को क्लॉट करता है ताकि थक्का बन जाए खून का और पीछे का और खून ना निकल जाए। तो पहले तो जहाँ चोट लगी है वहाँ पर वो विटामिन के आके एक छन्नी जैसा बना देता है और उस छन्नी में आके चिपकने लगते हैं सेल्स, यानी कि हमारे जो है ब्लड का बहना बंद हो जाता है सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो। और फिर उसके बाद क्या होता है, मैक्रोफेजेस नाम के मोटे मोटे सेल्स, बड़े बड़े सेल्स होते हैं, तो वो आते हैं सबसे पहले और वहाँ जहाँ कट लगा है ना तो उस कट वाली जगह में बाहर से कितने वायरस आ गए, कितने बैक्टीरिया आ गए, उन सबको मारते हैं। तो ये जो मारा मारी चल रही है उस बॉर्डर पे, वहाँ पे इनके मारने से, इनके जो ये कार्य चल रहा है उसकी वजह से क्या होता है, अब उन जो मर रहे हैं वो बाहर के सेल्स, उनका भी तो कुछ कचरा निकलेगा ना, तो वही कचरा जो है वो पस के रूप में होता है। और दूसरा, वहाँ पर रक्त इतनी ज़्यादा मात्रा में भेजा जाता है तो रक्त के ज़्यादा आने के लिए वहाँ थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ का जो त्वचा है वो फूल जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और गर्म होता है। आप उसके ऊपर उंगली रख के देखिए, चोट के ऊपर वो हमेशा गर्म होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये कार्य ज़्यादा हो रहा है, कार्य जो है वहाँ पर अति अति गतिविधि हो रही है, तो अति गतिविधि के कारण वहाँ पे जो है हीट जो है वो भी बढ़ जाएगी। दूसरा, कलर आ जाता है, लालपन आ जाता है, वो कलर भी वो रक्त पेशियों के जो है ना ज़्यादा वहाँ पे जम गए हैं उसके कारण होता है। तो क्या क्या होता है, सबसे पहले लालपन आ जाता है, सूजन आ जाती है, जो है हीट बढ़ जाती है उस पर्टिकुलर चोट के आसपास के एरिया की, और फिर जो है आपका र्यूबर ट्यूबर, हाँ दर्द होता है, दर्द भी होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अंदर आपको कुछ जैसे पस वगैरह है या जो कुछ भी है तो उसकी वजह से दर्द भी आपको महसूस होता है। तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं? जब हमको कोई चोट लगती है। तो ये बाहर की चोट का मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से विस्तार से कि किस प्रकार बाहर से लगी हुई चोट का एक के बाद एक क्या क्या होता है। लेकिन आपके अंदर अगर शरीर में कहीं इन्फ्लेमेशन हो, जैसे टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जैसे हमारे पेट के अंदर जो है कुछ हमको इन्फ्लेमेशन हो गया, बाउल मूवमेंट जो है हमारा आजकल बहुत सामान्य रूप से एक बीमारी लोगों को हो रही है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी पेट जो है वो व्यवस्थित नहीं रह रहा है, खाया हुआ भोजन शरीर को नहीं लग रहा है। तो ये जो IBS है, इरिटेब, और हमेशा पेट में दर्द बना रहता है, तो ये जो IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो ये भी एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारी इन्फ्लेमेशन यानी कि जो है ये घासा घूसी होती है, तो उनको करने का कार्य जो है वो साइटोकिन्स करती हैं ताकि वो जो है वहाँ पे जल्दी से जो है ये बाहर से आए हुए जो इन्फेक्शन है वो बाहर चले जाएं, ख़त्म हो जाए और हमारा जो शरीर है वो उसकी जो स्वास्थ्य है वो बहाल हो जाए। फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये हमारे इसके साथ में जो है जैसे मैंने अभी मैक्रोफेजेस वगैरह बताया, तो ये सब जो है वो उसका कार्य करते हैं, ये भी इम्यून सिस्टम का मुख्य कार्य करते हैं। लिम्फ नोड्स जो है ये वही है जैसे आपके जो छोटे 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 मतलब इनके जैसे मटर, मटर तो बहुत बड़ा हो गया पर ये लिम्फ मतलब ग्रंथियों उसकी जैसे हो जाते हैं, छोटे छोटे ज्वारी के दाने जैसे। और ये बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं, बीन मतलब कि आपकी ये सोया, ये आपने ये देखा है राजमा, राजमा देखा है आपने राजमा? हाँ, तो ये राजमा के शेप के होते हैं और ये जो है ये हमारे
वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं तो इनको निकालने का भी कार्य करते हैं, और जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें जो मुख्य सेल्स बनाने का जो कार्य है उनको भी ये बनाने का भी कार्य करते हैं। स्प्लीन क्या करता है? स्प्लीन वाइट ब्लड सेल्स को बनाता है, ठीक है, स्टोर करता है, सॉरी, ये स्टोर करके रखता है अपने अंदर, और जैसे ही मौका पड़ा ये उनको फाइटिंग के लिए भेजता है, ठीक है। और ये अपनी ब्लड को भी फिल्टर करता है ताकि उसके अंदर से जो पुराने जो सेल्स हैं वो जो कार्य करना उनका अभी काम खत्म हो गया, उनको ये स्प्लीन में आके इनको खत्म कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अब ये 120 दिन हो गए समझ लीजिए, और आपका जो ब्लड है उसका टाइम पूरा हो गया, तो अब इन ब्लड सेल्स का क्या होगा? ये स्प्लीन में भेजे जाते हैं, और ये एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। तो ये जो स्प्लीन है इसका कार्य है कि ओल्ड जितने भी सेल्स हैं उनको ये अपने अंदर जो है ख़त्म कर देती है, और डैमेज्ड जो सेल्स हैं उनको ख़त्म करके नए सेल्स जो हैं ये बनाने का कार्य करती है। तो ये स्प्लीन। उसके बाद टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स। ये एडिनॉइड्स एक नई जगह है जो सूजन रहती है बच्चों को मुख्यतः ये होता है, और कई बच्चों में यहाँ पे महाराष्ट्र में भी डायग्नोज हो रहा है जिनको बाहर के पोलन्स की एलर्जी होती है। तो ये टॉन्सिल सूजते थे, अभी तक तो अपन को यही पता था कि टॉन्सिल सूजते हैं, लेकिन अब जो है पुणे के एक डॉक्टर थे तो उन्होंने एक हमारे किसी रिलेटिव को जो है डायग्नोज किया, तो उनको बताया कि एडिनॉइड्स सूज रहे हैं। तो और होम्योपैथी में तो मेडिसिन ही है एडिनॉइड्स के लिए, वो कब से है, वो मतलब बरसों से है वो। तो ये एडिनॉइड्स बेसिकली आपके कान के नीचे, एग्जैक्टली टॉन्सिल्स के थोड़ा पीछे, जहाँ पे आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स है ना उसके आसपास एडिनॉइड्स नाम की भी एक ये होती हैं मतलब ग्रंथि बोलेंगे या फिर एक ऑर्गन होता है। तो इनका जो कार्य है ये भी इम्यूनिटी में भाग लेते हैं और ये अफेक्ट होते हैं। तो जिस प्रकार टॉन्सिल्स हैं वैसे ही एडिनॉइड्स जो है ये भी क्या करते हैं, बाहर से आए हुए बैक्टीरिया और वायरस को ट्रैप करते हैं, पकड़ के रखते हैं, और इसीलिए यहाँ पर आपको इन्फ्लेमेशन सबसे पहले दिखता है। तो जिन बच्चों को एलर्जीज होती है ना तो उनका टॉन्सिल्स जो है वो सूज जाते हैं, या एडिनॉइड्स आजकल जैसे मैंने आपको बताया नया कि वो सूजने लगे हैं। तो एडिनॉइड्स सूजने के कारण क्या होता है, उनके जो है दांतों का बनावट भी कम मतलब अलग हो जाती है थोड़ी, उनका मुंह अलग प्रकार का खुलता है, और उनको नाक बंद होने के कारण रात में खर्राटे आते हैं, और मुंह खोल के सोते हैं वो बच्चे इत्यादि। इस प्रकार के सिम्टम्स जो है ये दिखते हैं आपको एडिनॉइड्स के साथ में। तो ये भी आपका एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स ये क्या करने का कार्य करते हैं, नाक और गले इन पैसेजेस में जो बाहर से आए हुए बैक्टीरिया वायरस हैं इनको पकड़ के और मारने का कार्य करते हैं। ये जो थाइमस है जिसका कि कल प्रियंका ने पूछा था कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये थाइमस जो आपके चेस्ट के पास है वहाँ पर ये टी सेल्स को बनाने के लिए जो है कार्य करता है। ये टी सेल्स क्या होते हैं, अभी आपने WBC जो देखा वाइट ब्लड सेल्स, तो वाइट ब्लड सेल्स में मैंने आपको बताया था कि जैसे 3 सेनाएं हैं हमारी भारतीय जो है वो आर्मी में, मतलब ये इसमें डिफेंस में, इसी प्रकार के हमारे जो वाइट सेल्स हैं इनमें भी टी सेल्स होते हैं, ध्यान से सुनिए, बी सेल्स भी होते हैं। तो बी सेल्स और टी सेल्स ये दोनों का कार्य अलग अलग है, और दोनों की जो एक्सपर्टीज़ है वो भी अलग अलग है। लेकिन ये जो टी सेल्स हैं वो कहाँ बनते हैं, वो थाइमस में बनते हैं, ठीक है। बोन मैरो जो है उसमें बी सेल्स बनते हैं, और ये बोन मैरो अपने बोन्स के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू है वहाँ पे बनती है, और वहाँ होती है, और वहाँ पे ये जो है ये बी सेल्स को बनाने का कार्य करती है। इसलिए इसको याद रखने में आसानी होगी, तो आपको सिंपल सा दिमाग कॉमन सेंस लगाना है कि टी सेल थाइमस में बनता है, टी फॉर थाइमस, और बी सेल बोन मैरो में बनता है, बी फॉर बोन मैरो। तो बोन मैरो में बी सेल और थाइमस में टी सेल, तो ये वहाँ बनते हैं। लेकिन संचार कहाँ होता है, संचार सबका रक्त में होता है,
बनते कहीं भी हों लेकिन कार्य कहाँ करते हैं, रक्त में आके, और पूरे शरीर को ये जो है अपनी सेवाएं देते हैं। तो ये टी सेल और बी सेल। इसके बाद स्किन जो है, मैंने आपको स्किन का बताया था। एक स्किन बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है इम्यूनिटी में। क्या करती है कि कहीं पर जो है हमको पसीने से वो बचा लेती है, जैसे कि पसीने से जो है वो एक लेयर बना देती है हमारे चमड़े के ऊपर। कहीं वो हमको सीबम से बचा लेती है। सीबम यानी चिपचिपा पदार्थ जो है वो अपना निकालती है, जिसको हम जो है मतलब चिपचिपाहट वाला जो पदार्थ हमारे चमड़े के ऊपर निकलता है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण इम्यूनिटी का रोल प्ले करता है। उससे क्या होता है, जो भी बाहर के जो जीवाणु है वो हमारी चमड़ी पे ही चिपक जाते हैं और वो अंदर नहीं जाते। तो ये हमारा जो स्किन है इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है ना। और ऑयल्स भी निकालती है और पानी भी, स्वेट यानी कि पसीने के रूप में भी ये निकालती है। तो वहाँ से ये हमारे, फिर इसके बाद आता है म्यूकोसा। म्यूकोसा बेसिकली ये वही है 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन, जो कि हमारे जो शरीर के अंदर अंदरूनी जितने भी हमारे भाग हैं, हमारा पेट है, हमारा इंटेस्टाइन्स है, ठीक है, फिर हमारा नाक है, मुंह है, ये सब अंदर से इनको क्या है, ये म्यूकोसा की लाइनिंग है। तो इंटेस्टिनल म्यूकोसा, वहाँ पर ये म्यूकोसा बहुत सारे हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है, जिससे भोजन जो है वो पचने का कार्य होता है और इत्यादि बड़े अलग अलग कार्य होते हैं। और स्किन जो है, स्किन में बाहर से, स्किन हमारे शरीर को बाहर से प्रोटेक्ट करती है और म्यूकोसा हमारे शरीर को अंदरूनी लेयरिंग करके प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसके बाद एक मज़ेदार टॉपिक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी वर्सेस इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट यानी कि जन्म से यानी कि एक्चुअली जन्म से नहीं, लेकिन आपने धीरे धीरे करके अपने भोजन से, योग से, अपनी लाइफस्टाइल से जो आपके शरीर की इम्यूनिटी बनाई है, वो है आपकी इन्नेट इम्यूनिटी, जो आपके हर एक अंदर, मतलब अंदरूनी है, वो आपके अंदर पहले से है, वो उसको बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। इसको मराठी में ट्रांसलेट करके देखते हैं क्या बोलते हैं इसको। जन्मजात होगा, जन्म से। हाँ, जन्मजात प्रतिरक्षा, ठीक है ना। तो ये जो जन्मजात प्रतिरक्षा है ये इन्नेट इम्यूनिटी है, जो कि पहले से, एक तो जन्मजात हमारे अंदर, जैसे किसी किसी के परिवार में इतनी स्ट्रांग इम्यूनिटी होती है तो उनके बच्चे भी जो है जल्दी बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि वो लोग पूरे पहले से ही जो है स्वस्थ परिवार ऐसा होता है। तो ये तो जेनेटिकली भी आ गया एक तो। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजन के माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में हम इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इन्नेट इम्यूनिटी को। और किस प्रकार से कर सकते हैं कि जैसे योग कोई व्यक्ति कर रहा है, मतलब उस पे, या एक्सरसाइज भी अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, प्रॉपर डिसिप्लिन में रह रहा है, लाइफस्टाइल में उसकी जो है प्रॉपर समय पे भोजन, प्रॉपर समय पे सोना, और इस प्रकार से जो है उसका लाइफ में चीज़ें हैं, तो ये इन्नेट इम्यूनिटी उससे स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है। तो जेनेटिकली भी होती है लेकिन हमारे रहन सहन से भी होती है। ये हो गई इन्नेट इम्यूनिटी। और अर्जित प्रतिरक्षा ये कौन सी होती है, जिसकी मैंने आपको अभी 2-3 बार उदाहरण दिया वैक्सीन के रूप में। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। ये आपको वो रोग हुआ नहीं, उस रोग के बुद्धू बनाने के लिए जो है ना झूठे मूठे उसके ये दे दिए हमारे शरीर के अंदर, जिससे असली 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 की हमारे अंदर एंटीबॉडी बन गई। वो जो वैक्सीन थी उसमें तो वो बाहर का जो प्राणी था वो झूठी मूठी का था। झूठी मूठी एक्चुअली झूठी मूठी नहीं होता, वो एक्चुअली वो सच होता है, लेकिन उसको मार डाल के मार दिया होता है। तो मार तो दिया तो वो अब रोग तो नहीं बना, अंदर जाके बढ़ तो मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकता, लेकिन उसका स्ट्रक्चर तो है अपने, तो अपना शरीर उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये तो कहीं बाहर का है, दिख रहा है, तो तुरंत उसके प्रति अपने अंदर एंटीबायोटिक बन जाता है, एंटीबॉडी। और इसीलिए आपको देखा, जैसे बच्चों को जैसे जो इंजेक्शंस लगते हैं, वैक्सीन्स लगती हैं, तो बच्चों को एक आध दिन भी बुखार भी आता है। तो वो क्यों? क्योंकि तुरंत जो है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो आता है उस पर्टिकुलर रोग के लिए। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये बाहर से जो है हमारे शरीर में
डाली हुई इम्यूनिटी है कि उस व्यक्ति को ये हमने वैक्सीन दे दिया तो अब उसको वो रोग नहीं होगा। एक दूसरा, कई बार ऐसे भी चीज़ें होती हैं, जैसे कोरोना के कुछ पेशेंट्स ऐसे थे कि उनको दूसरे सही ठीक हो गए हुए जो कोरोना पेशेंट्स हैं ना, उनका जो सीरम था, बात नहीं करो, उनका जो सीरम था वो उनको इंजेक्ट कर दिया गया और उससे उनकी प्राण रक्षा हो गई। तो ये भी एक प्रकार की एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी कि अर्जित प्रतिरक्षा ही है। क्यों? क्योंकि उस पेशेंट की हालत ख़राब थी, उसके अंदर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ थी, उसकी इम्यूनिटी काम नहीं कर रही थी और पहले से उसके अंदर उसकी वैक्सीन भी नहीं थी। तो इस स्टेज पर जब उसका ऑलरेडी वो बीमारी की अवस्था में है, तो जो प्लाज्मा जिसको बहुत बार उस टाइम चला था कोरोना के टाइम पे कि आपका जो लोग जो है कोरोना से ठीक होकर निकले हैं, तो वो 15 दिन के बाद, मतलब ठीक होने के 15 दिन के बाद अपना रक्त दान करें, ताकि उनके प्लाज्मा से जो दूसरे लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ है वो ठीक हो सके। तो उनके प्लाज्मा को ट्रांसफ्यूजन के द्वारा पेशेंट्स को दिया जा रहा था, तो उनके प्लाज्मा में भी ये एंटीबॉडी बन चुकी थी। समझ में आ रहा है ये सारा गणित कैसा है? ये जैसे ही कोरोना का वायरस उनके शरीर में आया होगा, तो उनके शरीर ने प्रतिरक्षात्मक तरीके से ये एंटीबॉडी अपने अंदर बना ली और वो एंटीबॉडी अब उनके रक्त में है और अब वो हमेशा के लिए रहने वाली है। तो अब उनका रक्त थोड़ा सा अगर हमने ले लिया और ऐसे व्यक्ति के अंदर दिया जो ऑलरेडी कोरोना से लड़ रहा है, तो उसको उसकी एंटीबॉडी से जो है काफ़ी मदद मिल जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सारा कुछ इम्यूनिटी के अंदर आता है। कुछ इम्यूनिटी जो हमारी स्वयं की है, जो जन्मजात है, प्लस अपने लाइफस्टाइल से, अपने भोजन से बनती है। दूसरी इम्यूनिटी जो एक्वायर्ड है, यानी कि इन वैक्सीन के माध्यम से या दूसरे के प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से हमको जो है वो आती है। तो ये सारी बाहर से आई हुई जो है वो भी हमारे लिए अच्छी होती है और हमारे अच्छे के लिए जो है ये सारे कार्य किए जाते हैं। तो ये हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी। अच्छा, वाइट ब्लड सेल जो है ये इन्वॉल्व होते हैं इम्यूनिटी में। और हाँ, और जो इन्नेट इम्यूनिटी में रहते हैं ना, तो वो इन्नेट इम्यूनिटी ये नहीं करती, उसमें मेमोरी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि अब तक इन्नेट इम्यूनिटी मतलब वो पूरे बेसिकली स्ट्रांग है, पर उसने अब तक कोई रोग को नहीं देखा। ये जो एंटीबॉडी बनती है, ये एंटीबॉडी शरीर में तभी बनती है जब कोई जीवाणु हमारे शरीर में आया हो। तो कितनी जल्दी उसके प्रति हमने एंटीबॉडी बना के उसको ख़त्म कर दिया, ये हमारी इम्यूनिटी ज़रूर इसको मॉनिटर करती है। लेकिन जब तक वो जीवाणु नहीं आता, तब तक हमारा शरीर जो है वो एंटीबॉडी नहीं बनाता। तो जो ये जब एंटीबॉडी नहीं बनाता तो उसके पास मेमोरी भी नहीं रहेगी। तो मेमोरी रहने के लिए इन्नेट इम्यूनिटी में मेमोरी नहीं रहती, एक्वायर्ड में मेमोरी रहती है। किसी को एक बार चिकन पॉक्स हो गया, उसको फिर वो दोबारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो इम्यूनिटी हमेशा के लिए आ गई। किसी को जो है ऐसे कई रोग होते हैं जो जिनकी एक बार इम्यूनिटी आ गई तो फिर वो दोबारा नहीं होते। और कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनमें, जैसे टाइफॉइड वगैरह है या फिर ये है, तो इनमें क्या होता है कि ये जो बाहर का जो जीवाणु है उसकी संख्या कितनी है उस पर निर्भर करता है। अब एंटीबॉडी तो हमारे शरीर में बन गई, लेकिन अगली बार फिर और ज़्यादा जनसंख्या में हमने गंदा पानी पी लिया और वो टाइफॉइड हमारे को हो गया, तो हमारी पूर्व की जो एंटीबॉडीज़ हैं तो वो तो हमारी मदद करेंगी ही, हमको बहुत हद तक पहले ही उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगी। लेकिन अगर नहीं हो पाया तो हमको एंटीबायोटिक भी बाहर का लेकर के उसको जो है वो समाधान करने की वो करनी पड़ सकती है। तो ये है हमारा कहानी एंटी इम्यूनिटी की। और एक्वायर्ड यानी कि जो है लिया हुआ इम्यूनिटी और जन्मजात इम्यूनिटी। जन्मजात इम्यूनिटी की मेमोरी नहीं होती क्योंकि उसने रोग को नहीं देखा है। जब रोग हो गया उसके बाद ही एक्वायर होती है, चाहे बाहर से हमको वैक्सीन के द्वारा हुआ हो या स्वयं भी हमने रोग को फेस किया हो, तो भी हमारे अंदर जो है उसकी मेमोरी तभी बनेगी, यानी कि उसकी जो एंटीबॉडी है वो तभी बनेगी जब कोई जीवाणु हमारे शरीर में आके जा चुका हो। तो ये वैक्सीन्स जो है उनके बारे में यहाँ पर लिखा है। एलर्जीज़ के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में भी बता चुकी हूँ कि किस प्रकार से एलर्जीज भी हमको इम्यून के अंदर आती हैं और ऑटो इम्यून भी आता है। और प्राइमरी इम्यून कुछ जैसे एड्स है, तो एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसमें इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपरली कार्य नहीं करता है ऐसे पेशेंट का। तो इसलिए ये इम्यून सिस्टम से जुड़ी कोई एक बीमारी का नाम बताया ऐसा आया तो एड्स है। एड्स है जो कि जिसमें इम्यून सिस्टम की कमी हो जाती है, इम्यून सिस्टम की गतिविधि की कमी हो जाती है। कोई एक बीमारी जिसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें कि आपका शरीर स्वयं के ही जो हड्डियों के आसपास के सेल्स हैं उनको मारने लगता है, इसीलिए जोड़ों में दर्द होता है। फिर इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होते हैं ये, हाँ, इसमें जो है ये आपका HIV जो है वो वही एड्स का वायरस है जो कि इन्फेक्शन के द्वारा इम्यूनो डेफिशिएंसी बनाता है हमारे शरीर में। और कैंसर में जैसे ब्लड कैंसर के ही दोनों प्रकार हैं, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया, ये दोनों भी ब्लड कैंसर हैं कि ये भी हमारे जो है सिस्टम को वीक करते हैं। और हाँ, और ये बोन मैरो का जो कैंसर है ये भी हमारे जो है ना सामान्य रूप से हमारे सेल्स को बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि बोन मैरो में कैंसर अगर हो गया तो बी सेल्स, बी से बोन मैरो, बी से बी सेल्स, ये बी सेल्स नहीं बनेंगे। तो जब बी सेल्स नहीं बनेंगे तो फिर अपने आप ही हमारे प्रतिरोधात्मक क्षमता का एक जो है पूरा डिफेंस मैकेनिज्म बैठ गया ये। और सेप्सिस क्या होता है, ये सेप्सिस जो है ना पूरे शरीर में अचानक है ना इन्फेक्शन फैल जाता है इतना कि पेशेंट मरने के कगार पे हो जाता है। अभी पिछले साल ही हमारे एक रिलेटिव है, उनको सेप्सिस हुआ था, तो वो छोटे शहर में थे, वहाँ झांसी में से उनको फिर दिल्ली ले जाया गया, फिर दिल्ली में ले जा कर के 2-3 दिन एडमिट रखा गया, तब जाके वो सेप्सिस को कंट्रोल किया। और शुरू कहाँ से हुआ था, ज़रा से यूरिन इन्फेक्शन से ये शुरू हुआ था, लेकिन बढ़ते 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 वो सेप्सिस हो गया, पूरे शरीर में वो इन्फेक्शन फैल गया। और फिर जो है ये हमारे मतलब इम्यून सिस्टम का ये रिस्पॉन्स हो गया, एक्सट्रीम रिस्पॉन्स हो गया सेप्सिस, और ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, मतलब इसमें डेथ हो सकती है। अच्छा, कौन से इसके सिम्टम्स होते हैं इम्यून सिस्टम के, जो अगर अभी बीमारियां हो तो थकवा आना, और किसी भी जो है फीवर होना जिसका कोई कारण नहीं मिल रहा हो। जैसे बहुत सारे हमने ये कर लिए हो, टेस्ट कर लिए हो, लेकिन उसमें हमको उसका जो है कारण नहीं समझ में आ रहा हो, तो ऐसा जो फीवर है वो भी मतलब बताता है इम्यून सिस्टम की कमी की ओर। वेट लॉस अचानक हो गया हो, और जो है रात के समय जो है अचानक पसीने पसीने होना, स्किन के ऊपर जो है इचीनेस होना, और मसल्स में दुखना हमेशा, और फिंगर्स और टोज, हाँ, ये जो हमारे उंगलियों के जो आगे के ये होते हैं ना टिप्स, इनमें सुन्न हो जाना। वही जो सर हमारे जो थे जिनको मैंने बताया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ था, तो उंगलियों के टिप्स उनके जो है ना वो सुन्न हो जाते थे, वो उनको सेंसेशन नहीं होता था किसी भी चीज़ का। तो कोई भी चीज़ वो जब पकड़ते थे, ग्लास पकड़ते थे या कुछ भी करते थे, तो वो चीज़ उनको महसूस नहीं होती थी। तो ये ऐसी नंबनेस हमारे उस पे उंगलियों पे होना, हेयर लॉस होना, कहीं पर जलन होते रहना, और स्वोलन लिम्फ नोड्स, हमारा गले में जो है ना सूजन रहना, तो ये सारी चीज़ें जो है इम्यून सिस्टम की जो बीमारियां हैं इनकी तरफ जो है इशारा करते हैं।